नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा जो कि 2013 में आयोजित की गई थी उसके इतिहास विषय के 120 महत्वपूर्ण प्रश्न उनका व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताई? इस प्रकार का व्याख्या है वो विष्णु पुराण में की गई है भारत के बारे में। इसमें विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में जो देश स्थित है वो भारत है। पुराणों में जिनकी संख्या 18 है, उन पुराणों में विष्णु पुराण है वो प्राचीन पुराणों के अंतर्गत गिना जाता है और विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराज्य युद्ध लड़ा गया था? दासराज्य युद्ध है वो ऋग्वैदिक काल में परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। व्याख्या देखते हैं इसकी। भरत कुल के शासक थे सुदास। उन्होंने विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को अपना पुरोहित नियुक्त कर दिया। इससे विश्वामित्र है वो सुदास से नाराज हो गए और विश्वामित्र ने 10 राजाओं, 5 उनमें आर्य थे और 5 अनार्य थे, उनमें अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु, पक्त, भलानस, विषाणिन, शिवी, इन सब का संघ बनाया और इन संघ का वो पुरोहित बन गए, जिसका नेतृत्व है वो पुरु ने किया था। और सुदास के विरुद्ध रावी नदी यानी परुष्णी नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें अंतिम रूप से विजय है वो सुदास की होती है। और ये युद्ध है वो दासराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें 10 राजाओं का युद्ध था। इस युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं के संघ को अंतिम रूप से पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल, इनमें बागोर है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल बागोर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य है वो राजस्थान के बागोर जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। भारत में मध्य पाषाणकालीन स्थलों के बारे में सबसे पहले जानकारी है वो 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल ने दी थी। भारत में इस काल के अनेक स्थलों जैसे कि बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर और आदमगढ़ दोनों से ही पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन सर्वाधिक प्राचीन की बात की जाए तो आदमगढ़ से पहले है वो खोज है वो बागोर की होती है और बागोर में आदमगढ़ से पहले के साक्ष्य मौजूद हैं। भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, लंगनाज जो कि गुजरात में स्थित है, वीरभानपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इन सब का उत्खनन किया गया और ये सभी स्थल है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 4, कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त होती है? सोहन नदी घाटी जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से सोहन नदी के किनारे किनारे जो सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए उन सभी को सोहन संस्कृति स्थल कहा जाता है क्योंकि वो सोहन नदी के किनारे स्थित है। सोहन संस्कृति से कुल मिलाकर 5 वेदिकाएं प्राप्त हुई है। व्याख्या देखते हैं इसकी। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर ये उपकरण हैं। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष है वो सोहन नदी घाटी जो कि सिंधु नदी की सहायक है और वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में ये नदी बहती है। बोलन घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका नामक स्थानों से भी ऐसे शैलाश्रय और उपकरण प्राप्त होते हैं। सोहन संस्कृति स्थल से 5 वेदिकाएं प्राप्त होती है। बोलन घाटी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा में है, भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने
उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में बांटा है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को 78 वर्गों में विभाजित किया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले 1863 में मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले पाषाण उपकरणों की खोज की थी। भारत में सबसे पहले पाषाण उपकरणों की खोज करने का श्रेय है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को है, और इन्होंने 1863 में चेन्नई मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले कुछ हैंड एक्स, चाकू, छुरा ये खोजे थे जो कि पाषाण के उपकरण थे। भारत में पाया जाने वाला ये पहला स्थल है पल्लवरम। पल्लवरम से सबसे पहले पाषाण उपकरणों की खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। इनमें से हमें असत्य कथन पहचानना है। दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग नहीं आया, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग है वो नहीं आता है। पाषाण काल के बाद में सीधा लौह युग आता है। इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी क्षेत्र में उत्तरी भारत के पाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी इस क्षेत्र में उत्तरी भारत के पाषाणकालीन उपकरण पाए गए हैं, क्योंकि वहाँ के स्थलों को खोजने पर पाषाण के उपकरण वगैरह वहाँ से मिले हैं। सी है, काले व लाल मृतभांडों के संबंध में महाप्राणकालीन संस्कृति से है। काले व लाल मृतभांडों का संबंध है वो महापाषाणकालीन संस्कृति से है, तो ये कथन भी सत्य है। दक्षिण भारत में लौह काल के बाद नवपाषाण काल आया था। लौह काल के बाद में नवपाषाण काल दक्षिण भारत में नहीं आता है, ये कथन है वो असत्य है। व्याख्या देखते हैं। भारत में लोहे के प्रथम साक्ष्य 1000 BC से मिलते हैं, जबकि नवपाषाण काल है वो 6000 BC से 1500 BC तक ही चलता है। दक्षिण भारत में ताम्रकांस्य युग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका उत्तर भारत में काल है वो 3000 BC से 1700 BC के दौरान रहा था, जबकि दक्षिण भारत में उस समय नवपाषाण काल चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ सूची दी गई है, कहाँ से क्या मिला है। बालाकोट, बालाकोट है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जहाँ से शीप उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुरकोटड़ा जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल, लोथल से डॉकयार्ड यानी बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चनहुद्रो जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से मनकब बनाने का एक कारखाना मिला है, और चंद्रहुद्रो में किले के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। व्याख्या, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान का उत्खनन किया। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी स्थलों में सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, जो कि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। और इस समय ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक है वो जॉन मार्शल थे। बालाकोट से शिप उद्योग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लोथल से बंदरगाह यानी डॉकयार्ड, चावल बाजरे के साक्ष्य, और फारस की मुहर जिसे 2 मुँह वाली मुहर या राक्षस के मुँह वाली मुहर भी कहा जाता है। चंद्रहुद्रो से मनकब बनाने का कारखाना प्राप्त होता है, और चंद्रहुद्रो को मतलब व्यापारिक नगर या औद्योगिक नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ है वो औद्योगिक उत्पादन होता था। सुरकोटड़ा से कलश समाधान यानी कलश के अंदर अस्थियों को रखा हुआ पाया गया है, और घोड़े की अस्थियाँ भी यहाँ से सुरकोटड़ा से प्राप्त होती है। घोड़े के दांत है वो वर्तमान पाकिस्तान में एक स्थल है राना घुंडई, वहाँ से घोड़े के दांत मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद का संबंध किससे था। तो डॉक्टर जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद जो कि ऋग्वेदिक कालीन एक संस्था होती थी, उसका संबंध है वो धार्मिक कार्यों से था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत जो कि सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी आर्यों की, गण जैसी अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। ये परिषदें राजनीतिक, सैनिक व धार्मिक कार्यों को देखती थी।
डॉक्टर जायसवाल ने सभा समिति को जहाँ राजनीतिक परिषद माना है, वहीं विदत जो कि आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था मानी जाती है, उसको उन्होंने धार्मिक संस्था माना है। और धार्मिक कार्यों को देखने वाली परिषद है वो डॉक्टर जायसवाल विधाता या विदत को स्वीकार करते हैं। उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, यानी ये संस्था है वो केवल ऋग्वैदिक काल में ही प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर 33 देवताओं का वर्णन है। उनमें ऋग्वेद के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता है वो इंद्र को माना गया है, उसके बाद में अग्नि को, और अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच में संधिकर्ता या मित्रकर्ता या काम करने वाला माना गया है। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या भी 6 दी गई है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग माने गए हैं। ऋग्वेद 6 मंडलों में विभक्त है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभक्त है, 6 में नहीं है। और डी है, चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख, चारों आश्रमों के बारे में प्राचीनतम उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। तो ये कथन भी सत्य है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, जिनके रचनाकार निम्न है। प्रथम मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। दूसरा मंडल है वो गृत्समद ने लिखा है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने, और इसी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि सूर्य देवता सवित्री को समर्पित है। चतुर्थ मंडल है वो वामदेव। 5वां मंडल है वो अत्रि। 6वां मंडल है वो भारद्वाज, और 7वां मंडल है वो वशिष्ठ ने लिखा था। 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, और 10वां मंडल है वो पुरुष मंडल है। इसी में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है, और इसी 10वें मंडल में ये लिखा गया है कि विराट पुरुष, यानी संकेत किया गया है कि ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, किस हड़प्पीय स्थल से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो कालीबंगा, जो कि वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है राजस्थान में, वहाँ से एक साथ 2 फसलें उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हड़प्पा स्थल कालीबंगा में एक साथ 2 फसलें उगाने का प्रमाण मिलता है। इस स्थल से जुते हुए खेत, हवन वेदिकाएँ, कच्ची ईंटों से निर्मित घरों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ अन्य स्थलों के समान जल निकास प्रणाली का अभाव है। और एक बात यहाँ कालीबंगा की विशेष है कि यहाँ नालियाँ हैं वो लकड़ी की पाई गई है, यानी लकड़ी की नालियों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से रंगीन ईंटों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों ही अलग अलग रक्षा प्राचीरों से रक्षित थे, सुरक्षित थे। ये विशेषता केवल और केवल कालीबंगा की है। दुर्ग को अलग दुर्गीकृत किया गया था, और निचले नगर को भी अलग से सुरक्षा दीवार में घेरा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से कथन सही है। कालीबंगा की खोज ए घोष यानी अमलानंद घोष ने की थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अमलानंद घोष ने 1953 में लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं बीकानेर क्षेत्र में खोजे थे। तो ये कथन भी सत्य है। कालीबंगा से अस्थि रहित शवाधान नहीं मिलते हैं। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कालीबंगा से अस्थि रहित शवाधान मिलते हैं, यानी ऐसे शवाधान मिले हैं जिनमें अस्थियां नहीं हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है, कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति में है। तो ये कथन भी सत्य है। तो 1, 2 और 4 सत्य है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देखते हैं।
अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की और बीबी लाल और बीके थापर ने इस स्थल का उत्खनन करवाया। कालीबंगा में समाधान की अनेक पद्धतियों का इस्तेमाल हुआ था और यहाँ से प्राप्त जुते हुए खेत, यज्ञवेदी आदि साक्ष्य है वो बहुत ही अच्छी अवस्था में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किसकी नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? प्रथम नगरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख करता है और दूसरा नगरीकरण है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उस समय जब जनपद विकसित हो रहे थे, उस समय उत्तर वैदिक काल में द्वितीय नगरीकरण हुआ था और द्वितीय नगरीकरण के समय आर्य है वो सिंधु नदी के क्षेत्र से पूर्व की ओर गंगा घाटी में बस गए थे। तो द्वितीय नगरीकरण है वो गंगा घाटी में हुआ था। व्याख्या है, भारत में प्रथम नगरीकरण की अवस्था है वो सिंधु सभ्यता काल में स्थित थी। द्वितीय नगरीकरण की अवस्था है वो बौद्ध युग यानी महाजनपद युग। उसी समय 6ठी शताब्दी बीसी में कृषि अधिशेष और उद्योगों के विकास के कारण गंगा घाटी में अनेक नगरों का इस समय विकास हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 13, वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति महादेव शिव जैसी दिखाई पड़ती है, ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सील है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से एक योगी की मुहर मिलती है जिसके चारों ओर पशु है। इसके 3 मुख है सील के। इसकी साम्यता है वो शिव, योगी शिव से की जाती है और मार्शल महोदय इसे है वो आद्य शिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में आर्य शब्द किसका वाचक है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का अर्थ है गुण, यानी ऐसा व्यक्ति जो गुणवान हो। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है, उत्तम, गुणवान से है। इसका भाव गुण से लिया गया है, न कि जाति से। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है जिसमें वर्ण व्यवस्था के चिन्ह है वो प्रथम बार दृष्टिगोचर होते हैं। पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के, मस्तिष्क यानी मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण का उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए? संवाद शैली में लिखे गए हैं उपनिषदों को संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ कहते हैं क्योंकि इसमें गुरु और शिष्य के मध्य जो वार्तालाप हुआ है, वो संवाद हुआ है, उस संवाद को लिखा गया है। व्याख्या देखते हैं, उपनिषद का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषदों को संवाद के रूप में लिखा गया है। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी कुल संख्या 108 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या केवल 12 है। क्वेश्चन नंबर 17, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में मिलता है? सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट रूप से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख राजकीय पदाधिकारी कौन होता था? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख राजकीय अधिकारी है वो पुरोहित को माना जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारी राजा की सहायता के लिए होते थे और इनमें पुरोहित है वो सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था। ऋग्वैदिक काल में ये पद है वो वंशानुगत होता था, यानी वंश परंपरा से ये पुरोहित का पद है वो प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रजापति की पुत्रियों के नाम है। प्रजापति की पुत्रियों के नाम है वो सभा और समिति थी।
वैदिक कालीन राजनीतिक संस्था सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने का कार्य करती थी। सभा है वो संभ्रांत लोगों की एक संस्था होती थी। वहीं समिति है वो गांव के जितने भी व्यक्ति होते थे समिति के सदस्य होते थे। लेकिन सभा में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त और संभ्रांत लोग हैं वो केवल सभा के सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। न्याय दर्शन के रचयिता है वो महर्षि गौतम थे। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल, योग दर्शन की महर्षि पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वहीं उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत के गुप्त काल में 6 दर्शनों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। यानी प्राचीन काल में 6 दर्शन माने गए थे। इनके प्रवर्तक निम्न प्रकार है। चार्वाक दर्शन बृहस्पति ने प्रतिपादित किया था। न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने, सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने, योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा दर्शन को महर्षि जैमिनी ने और उत्तर मीमांसा दर्शन को बादरायण ने, वहीं वैशेषिक दर्शन है वो महर्षि उलूकनाद ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक काल में निष्क किसकी इकाई थी? ऋग्वैदिक काल में, ध्यान रखना ये ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा है। ऋग्वैदिक काल में निष्क है वो मूल्य की इकाई होती थी। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क का उल्लेख विनिमय यानी खरीद फरोख्त के माध्यम के रूप में हुआ है। ऋग्वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था, लेकिन ये आभूषण है वो व्यापार में या व्यापार विनिमय में काम आता था, इसलिए ये एक मूल्य की इकाई थी जो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में मदद करता था। उत्तर वैदिक काल में ये एक मुद्रा के रूप में स्थापित हो चुका था। निष्क ऋग्वैदिक काल में मूल्य की इकाई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते ये एक प्रकार की मुद्रा में परिवर्तित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कुशाग्रपुर किसकी राजधानी थी? तो कुशाग्रपुर है वो मगध की राजधानी थी। कुशाग्रपुर को गिरिब्रज या राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। मगध महाजनपद की जरासंध से लेकर हरिंक वंश तक की प्रारंभिक राजधानी है वो गिरिब्रज या राजगृह थी। इसके अन्य नाम है वो कुशाग्रपुर या बिंबिसारपुरी भी था। राजगृह में अजातशत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष है वो सब्बाकामी या साबक मीर थे। क्वेश्चन नंबर 23, जिस जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है। जैन ग्रंथ की बात की जाए तो भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। वहीं यदि बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 2-4 महाजनपद ऐसे हैं जिनके नाम है वो अलग अलग मिलते हैं। लेकिन जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इन दोनों से ही 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। व्याख्या देखते हैं। भारतवर्ष के 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिसमें 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। वहीं केवल एकमात्र महाजनपद है वो अस्मक नामक दक्षिण भारत में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 24, वज्जी संघ में कितने गण सम्मिलित थे? वज्जी संघ में कुल मिलाकर 8 गण सम्मिलित थे, यानी गणराज्य। 6ठी शताब्दी BC में भारत में कुल 10 गणराज्य थे। उनमें से 8 गणराज्य है वो वज्जी संघ में सम्मिलित थे। वहीं 2 गणराज्य है वो मल्लों के थे। व्याख्या देखते हैं। वज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का समूह था।
इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक आदि थे। कुल मिलाकर 8 गणराज्यों का समूह है वो वज्जी संघ था। वहीं मल्लों का संघ है वो 2 गणराज्यों का समूह था। और कुल मिलाकर 8 और 2 10 गणराज्य प्राचीन काल में थे, बौद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर 25, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? फिरोज शाह तुगलक है वो सल्तनत कालीन एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के अलावा कोई भी सुल्तान ऐसा नहीं था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी हो। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विद्वान शासक था, लेकिन उसने भी अपनी आत्मकथा है वो नहीं लिखी थी। और उस फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम था फुतुहाते फिरोज शाही। मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के सौतेले भाई फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। संत कवि अलवारों के आराध्य देव कौन थे? अलवारों के आराध्य देव है वो विष्णु थे। वहीं नैनारों के आराध्य देव है वो भगवान शिव थे, महादेव। अलवारों की संख्या यानी अलवार संतों की संख्या है वो कुल मिलाकर 12 मानी गई है। वहीं नैनार जो शिव के भगत संत थे, उन नैनारों की संख्या है वो 63 मानी गई थी। व्याख्या देखते हैं। दक्षिण में भक्ति आंदोलन जो कि 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उसमें अलवार संतों ने इस आंदोलन की शुभारंभ किया था और इनके आराध्य देव है वो विष्णु थे। अलवार संतों की संख्या है वो 12 बताई गई है। अलवार संतों के अलावा दक्षिण में नैनार संत जो कि शिव के उपासक थे, इनकी संख्या है वो 63 मानी गई। इन अलवार संतों में 12 संतों में एक अंडाल नामक स्त्री संत भी थी। क्वेश्चन नंबर 27, एसर्शन और रीजन का है। एसर्शन है भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया, तो एसर्शन है वो बिल्कुल सही है। रीजन है उनके समय में राजकीय भाषा फारसी थी, तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एसर्शन की व्याख्या है वो रीजन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। एसर्शन और रीजन दोनों राइट है और रीजन है वो एसर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या देखते हैं। भक्ति संतों ने अपनी शिक्षा का आधार क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया, जिससे क्षेत्रीय भाषाएं और ज़्यादा समृद्ध हुई। 15वीं-16वीं शताब्दी में मुगल दरबार में राजकीय भाषा है वो फारसी थी। यहाँ तक कि सल्तनत काल की राजकीय भाषा भी फारसी भाषा ही थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान मामलुक सुल्तान नहीं था? मामलुक शब्द का अर्थ होता है ऐसे सुल्तान जिनके माता पिता दास नहीं थे, लेकिन उनके बच्चों को दास बनाया गया और वे बच्चे आगे चल कर के सुल्तान के पद तक पहुँचे। ऐसे सुल्तानों को मामलुक सुल्तान कहा जाता है। इनमें जलालुद्दीन खिलजी ये है वो मामलुक सुल्तान नहीं थे। मामलुक सुल्तान केवल वे सुल्तान थे जिनका संबंध गुलाम वंश से संबंधित था। तो इल्तुतमिश, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब गुलाम थे और बाद में इन्हें गुलामी से मुक्त किया गया और ये सुल्तान के पद तक पहुँचे। इसलिए गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश यानी मामलुक वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र आराम शाह से गद्दी छीन करके इल्तुतमिश ने राज्य किया था। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, वहीं इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और इसी प्रकार इल्तुतमिश का दास है वो बलबन था। और इल्तुतमिश को दासों का दास भी कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में मामलुक वंश में प्रमुख रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन थे। वहीं काफ़ी दूसरे सम्राट सुल्तान भी थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। मामलुक वंश उन्हें कहा जाता है
जिनको अपने जन्म से पहले गुलामी से मुक्त कर दिया गया। और वैसे मामलुक सुल्तान उन सुल्तानों को कहा गया है जिनके माता पिता है वो स्वयं दास नहीं थे, लेकिन उनके बच्चों को दास बनाया गया और वे बच्चे अंततः सुल्तान के पद तक पहुँचे, लेकिन सुल्तान के पद को प्राप्त करने के पूर्व ही उन्हें गुलामी से मुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक है वो वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। ये शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक और रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत भी थे। क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में की गई थी। 1303 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में, हाँ 1301 ईस्वी में की गई थी रणथंभौर विजय। 1303 में चित्तौड़ विजय हुई थी। जालौर विजय है वो 1308 ईस्वी में की गई थी। चित्तौड़ विजय है वो 1303 में की गई थी। और सिवाना विजय है वो 1308 में की गई थी। जालौर विजय 1311 में की गई थी। तो रणथंभौर विजय 1301, जालौर विजय 1311, चित्तौड़ विजय 1303 और सिवाना विजय 1308। तो सबसे पहले की गई थी रणथंभौर विजय, यानी एक के बाद में की गई थी चित्तौड़ 1-3, फिर सिवाना 1-3-4-2, 1-3-4-2 है ऑप्शन नंबर ए में। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसके गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया। दक्षिण में सर्वप्रथम उसने तेलंगाना पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक है वो प्रताप रुद्र था। तथा राजस्थान के राज्यों में उसने रणथंभौर में 1301 ईस्वी में आक्रमण किया। चित्तौड़ में जब राणा रतन सिंह और पद्मिनी का प्रकरण हुआ था 1303 में। सिवाना विजय है वो शीतलदेव के समय 1308 ईस्वी में। शीतलदेव है वो जालोर के कान्हनदेव चौहान का भतीजा था। जालोर विजय है वो 1311 ईस्वी में की गई थी। यह अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान में विजयों की सही काल है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्यकाल देखा था? तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्यकाल है वो देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो इनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। औलिया की दिल्ली में अतिशय लोकप्रियता से भयभीत होकर के गयासुद्दीन तुगलक इसने इन्हें कहा था दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन इन्होंने कहला भेजा था कि हनुज अभी दिल्ली दूर अस्त, हनुज दिल्ली दूर अस्त। जब ये सुल्तान बंगाल विजय के लिए गया हुआ था, वहाँ से आ रहा था, लेकिन बीच में ही उसके बेटे जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के लकड़ी के बनाए महल में दब करके इसकी मृत्यु हो गई थी और ये निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली से बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो पाया था। और इसका पुत्र जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक है वो इनका निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 32, आरिज ममालिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? आरिज ममालिक है वो दीवान आरिज यानी सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था। आरिज ममालिक दीवान आरिज विभाग का प्रधान होता था। दीवान आरिज सैन्य विभाग था जो सैनिकों की भर्ती करना, उनका विवरण रखना, सैनिक अभियानों का आयोजन करना, सैनिकों को वेतन, सैन्य निरीक्षण जैसे कार्यों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग में है वो सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय, शेख जमालुद्दीन साबिरी संप्रदाय, साबिरी संप्रदाय इस समय कोई भी सूफिया में उपलब्धि नहीं है। बाउद्दीन जकारिया सूरावर्दी संप्रदाय और नियमत है वो कादिरी संप्रदाय। बाकी सभी सुमेलित है। ये शेख जमालुद्दीन साबिरी संप्रदाय है। साबिरी संप्रदाय नाम से कोई भी संप्रदाय था ही नहीं। मध्यकाल में अनेक सूफी सिलसिलों का उदय हुआ था जिसमें साबिरी संप्रदाय का अस्तित्व नहीं था। निम्न सूफी मत चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा बकी बिल्ला, सोहरावर्दी सिलसिला शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, कादिरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सतारी संप्रदाय शाह अब्दुल सत्तारी। सत्तारी संप्रदाय है वो बिहार में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 34,
कौन सा कथन असत्य है? 4 कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? कथन 1, भारत में पश्चिम एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात किया जाता था। कथन सत्य है। कच्चा रेशम चीन से आयात किया जाता था। कथन सत्य है। हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। यह कथन भी सत्य है। अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह उखाड़ दिया था। पूरी तरह वो नहीं उखाड़ पाए थे। व्याख्या देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में अरब व्यापारियों ने भारत में अपना व्यापार विस्तार किया। वे हिंद महासागर में एक बड़े साझेदार और प्रतिद्वंदी थे, लेकिन गुजराती और तमिल व्यापारियों के सहयोगी भी थे। क्वेश्चन नंबर 35, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मामलुक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की सबसे पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण है वो दिल्ली में करवाया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। वहीं पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो वो थे इल्तुतमिश, वो था इल्तुतमिश। हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना की यात्रा की, जब मक्का में उनका विरोध हुआ तो वो मदीना चले गए और इस यात्रा को कहा जाता है हिजरत कहा जाता है या हिज्र। मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में यहीं से हिजरी संवत की स्थापना मानी जाती है। इस बार 2018 में क्वेश्चन आया था, हिजरी संवत की स्थापना किसने की थी? तो हिजरी संवत की स्थापना है वो उमर फर्स्ट ने की थी, लेकिन आरपीएससी ने उत्तर माना अली, जो कि निश्चित रूप से चेंज होने वाला है। मोहम्मद साहब के द्वारा यहाँ हिज्र यानी कि मक्का से मदीना की यात्रा शुरू करने की याद में यहीं से हिजरी संवत की स्थापना मानी जाती है, की गई नहीं थी, मानी जाती है। लेकिन बाद में उमर फर्स्ट ने एक हिजरी संवत पर आधारित कैलेंडर विकसित किया था, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया है कि हिजरी संवत की स्थापना फलाने ने की थी। लेकिन उमर प्रथम द्वारा हिजरी संवत पर आधारित कैलेंडर जारी करने की याद में ऐसा माना जाता है कि उमर प्रथम ने ही हिजरी संवत की स्थापना की थी। मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा को हिजर या हिजरत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित स्मारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोती मस्जिद, किला कुहना, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। तो सबसे पहले इन मस्जिदों में सबसे पुराना है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन के झोंपड़े के बाद में आता है मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, जिसका निर्माण है वो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। वहीं अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण है वो मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत विजय की थी। जब मोहम्मद गौरी ने उस समय यह अढ़ाई दिन के झोंपड़े के स्थान पर चौहान वंश के शासक, जिसका शासनकाल है वो चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है, बिसलदेव या विक्रयराज चतुर्थ, उनके शासनकाल में ये अढ़ाई दिन के झोंपड़े की जगह है वो संस्कृत पाठशाला थी। उस पाठशाला को तोड़कर उसके खंडहरों से ही अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किया गया। और इसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक पीर है वो पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, उसके बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, इसके बाद में बना था किला कुहना, और उसके बाद में मोती मस्जिद 2 है, एक आगरा में है, एक दिल्ली में है। आगरा वाली मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। वहीं किला कुहना है वो दिल्ली के लाल किले को कहा जाता है, जिसका निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण है वो इसी किला कुहना के अंदर औरंगजेब ने करवाया था। व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवाया। वहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, जो कि अजमेर में है,
उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण है वो प्रारंभ में आगरा में शाहजहाँ ने करवाया था तथा लाल किला या किला ए कोहिनूर का निर्माण दिल्ली में करवाया गया शाहजहाँ द्वारा। लेकिन इसी किला ए कोहिनूर या लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38, एकता शब्द का क्या अर्थ होता है? एकता शब्द का अर्थ होता है तनख्वाह के बदले सैनिकों को दिया जाने वाला भूमिदान। व्याख्या देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित सबसे पहले एकता प्रथा को विकसित करने का श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इसने सैनिकों को नगद वेतन या के बदले में भूमि यानी एकता देना प्रारंभ किया था। एकता छोटी से लगाकर बड़ी बड़ी होती थी और इनका आधार है वो वंशानुगत कदापि नहीं होता था, यानी वंश परंपरा से एकता नहीं दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 39, एसर्शन और रीजन का है। एसर्शन है बलबन ने राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कथन है वो सत्य है, यानी एसर्शन सत्य है। उसने ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। रीजन भी सत्य है, लेकिन एसर्शन की व्याख्या है वो रीजन नहीं कर पा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन है वो एसर्शन की ठीक व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या देखते हैं। बलबन का राष्ट्रों का सिद्धांत न्याय और शक्ति पर आधारित था। ताज की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि उसने बताया था, यानी स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि जनता के सामने बताया था। अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंश से संबद्ध किया और आम जनता से उसने दूरी बना ली। और एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि बलबन कहा करता था कि मैं जब भी गरीब आदमी को देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर है वो 1503 में बनाया गया था, अल्मीडा। वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। वास्तव में भारत की खोज नहीं की थी, भारत कहीं कोई छुपा हुआ नहीं था कि उसको खोज लिया। भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने। वह कालीकट के तट पर उतरा था केरला में। पुर्तगाली कंपनी का भारत में प्रथम गवर्नर है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अल्मीडा ने 1533 ईस्वी में टर्की, गुजरात और मिस्र इन तीनों की तुर्कों की संयुक्त सेना को पराजित करके दीव पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास है वो निर्गुण भक्ति के संत थे। नानक भी निर्गुण भक्ति के संत थे। सूरदास सगुण भक्ति के संत थे। सूरदास है वो कृष्ण के उपासक थे। पीपा है वो सगुण भक्ति के सगुण संत नहीं थे, ये निर्गुण थे। भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रसिद्ध थी, सगुण और निर्गुण। सगुण में अपने आराध्य की साक्षात रूप में मूर्ति बना करके पूजा की जाती थी। वहीं निर्गुण में अदर्शी रूप, यानी मूर्ति को नहीं मानते थे, अदर्शी रूप की पूजा होती थी। सगुण शाखा में प्रमुख संत है वो रामानंद, सूरदास, मीराबाई और चैतन्य सम्मिलित थे। वहीं निर्गुण शाखा से संबंधित प्रसिद्ध संतों में पीपा, जो कि झालावाड़ के राजा थे पहले और बाद में वो राजपाट छोड़ करके संत बन गए। रैदास जो कि मीरा के गुरु थे। कबीर, दादू दयाल, ये सभी है वो नानक वगैरह निर्गुण संत थे। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री है वो सूरत में खोली थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की BEIC की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात करता है अजमेर में और व्यापार की आज्ञा मांगता है। वहीं अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री है वो 1611 ईस्वी में सूरत में स्थापित की, क्योंकि उस समय कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर ने पहले तो आज्ञा दे दी, लेकिन पुर्तगीज़ के विरोध करने पर, क्योंकि उस समय पुर्तगीज़ है वो भारत में शक्तिशाली माने जाते थे, इसलिए पुर्तगीज़ के विरोध के कारण
ये जो आज्ञा दी गई थी उसको जहांगीर को रद्द करना पड़ा। लेकिन जब स्वाली के युद्ध में पुर्तगीज को अंग्रेज़ों ने हरा दिया तब जहांगीर ने 1611 ईस्वी में उसे फैक्ट्री खोलने की अनुमति सूरत में दी थी। क्वेश्चन नंबर 43, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी के दौरान लड़ा गया था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, हरियाणा में। पानीपत ने 3 युद्ध लड़े। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर है वो विजयी हुआ था। और इसमें एक खास बात यह है कि इब्राहिम लोदी पराजित होने के साथ साथ इस युद्ध में मारा गया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में एकमात्र ये सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो युद्ध के मैदान में मारा गया था। बाकी कोई भी सुल्तान है वो युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। और दूसरा है वो 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। यहाँ हेमू है वो अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जा सकता है जो अकबर से हार गया था। इस समय अकबर अल्पायु था और इसका संरक्षक बैरम खां ही है वो सेना की कमान संभाल रहा था। और यहाँ पर हेमू है वो जीतते जीतते हार गया, क्योंकि उस समय हेमू के आँख में अचानक एक तीर लगा और हेमू घायल होकर गिर पड़ा घोड़े से, और वहीं बैरम खां ने उसे लपक लिया था। और हेमू के घायल होते ही हेमू की सेना है वो भाग खड़ी हुई थी। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक है वो एक प्रकार का परमिट होता था, शुल्क मुक्त बाजार, शुल्क मुक्त व्यापार करने का एक परमिट होता था। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की आज्ञा है वो फर्रुख शेर ने दी थी, जिसे भारतीय इतिहास में घृणितकाय के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो एक वैश्य लाल कुंवर के वश में रहता था। यह आज्ञा पत्र 3000 रुपये के, केवल 3000 रुपये वार्षिक के बदले में अंग्रेज़ों को फर्रुख शेर ने 1717 ईस्वी के दौरान दिया था। और फर्रुख शेर का संबंध है वो जोधपुर से भी है। महाराजा अजीत सिंह की पुत्री का विवाह है वो फर्रुख शेर से किया था महाराजा अजीत सिंह ने। बाद में फर्रुख शेर की हत्या कर दी थी अली बंधुओं ने। तब उसका राजकुमारी का नाम मुझे याद नहीं है, उस राजकुमारी को महाराजा अजीत सिंह वापस ले आए थे। क्वेश्चन नंबर 45, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? हैदर अली की मृत्यु है वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे, वहीं दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि करनी पड़ी थी टीपू सुल्तान को। वहीं हैदर अली है वो पराजित हुआ लेकिन मारा भी गया था। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों में हैदर अली के मध्य लड़े गए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, 4 साल के दौरान 1782 ईस्वी में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आगे इस युद्ध का संचालन है टीपू करता है और दोनों पक्षों के अंदर मंगलौर की संधि हो जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि होती है, दूसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि होती है, और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान है वो हैदराबाद को अंग्रेज साम्राज्य का अंग बना लिया जाता है और टीपू की 1799 ईस्वी के दौरान मृत्यु हो जाती है। ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है वो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर पेशवा बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा थे, अप्पाजी भोंसले, मल्हारराव होलकर, इन तीनों ने भाग लिया था, लेकिन महर्षि सिंधिया इनसे नाराज होने के कारण तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से दूर रहे थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय, अप्पाजी भोंसले, मल्हारराव होलकर ने भाग लिया, लेकिन महर्षि सिंधिया ने नहीं लिया, क्योंकि अंग्रेजों से दौलतराव सिंधिया ने युद्ध किया और 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की इन्होंने संधि कर ली थी अंग्रेजों से, इसलिए वो युद्ध में भाग नहीं लिया था उन्होंने। संथाल विद्रोह का नेता कौन था?
संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू माझी। संथाल जनजाति भागलपुर और राजमहल के बीच निवासरत थी, यानी वहाँ पर रहती थी। बढ़े हुए भूमि कर, साहूकारों की अवैध वसूली, पुलिस के अत्याचारों, इनसे क्षुब्ध होकर के इन्होंने 1855-56 में विद्रोह कर दिया और इनके नेता थे सिद्धू और कानू। सिद्धू और कानू दो भाई, इन भाइयों के नेतृत्व में सिद्धू माझी, पूरा नाम था सिद्धू माझी और कानू माझी, सिद्धू और कानू के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो संतालों का सबसे लोकप्रिय नेता है वो, या संताल विद्रोह का नेता है वो सिद्धू और कानू माझी था। क्वेश्चन नंबर 48, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय है वो कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने 1856 ईस्वी के दौरान किया था। व्याख्या देखते हैं। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस अनैतिक विलय के कारण अवध के सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति रोष भर गया और 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी था, अवध अंग्रेजों का बफर स्टेट था, यानी दूसरे राज्य से युद्ध करने के पूर्व भी अवध को बीच में रखना चाहती थी। अवध को युद्ध का अखाड़ा बना रखा था अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 49, जिस प्रकार भारत और चीन के मध्य तिब्बत है वो बफर स्टेट का कार्य करता था, वहीं अब तिब्बत को ड्रैगन है वो डकार चुका है। अब भारत और चीन के मध्य कोई बफर स्टेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी देवी या देवता मिस्री नहीं है? मिस्री देवी देवता आइसिस, ओसिरिस और अमुन, ये है वो अमुन सूर्य देवता थे। ये तीनों ही मिस्र के देवता थे, लेकिन आर्मेटिस है वो मिस्र में इस प्रकार के कोई देवता नहीं थी। मिस्र की सभ्यता में आर्मेटिस देवी या देवता नहीं थे। मिस्री सभ्यता के सोम, सूर्य देवता रे को सबसे महत्वपूर्ण देवता मानते थे। इसके अलावा आइसिस मातृदेवी, थोत बुद्धि का देवता, ओसिरिस व अमुन को देवताओं के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, 12 तख्तियों का कानून का संबंध किस सभ्यता से है? 12 तख्तियों का कानून है वो रोम से संबंधित था। रोम में 12 तख्तियों का कानून था। रोम सभ्यता में प्लेबियनों लकड़ी की तख्तियों पर 12 कानूनों को लिखा गया, जो प्रशासन व समाज के लिए महत्वपूर्ण थी। इन प्लेबियनों और दूसरी जो जाति थी उनमें जो झगड़ा हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप राजा ने इन प्लेबियनों, जो कि नीची जाति के थे, उनको 12 कानून लिख कर दिए। चीन की दीवार का निर्माण क्यों किया गया था? चीन की दीवार का निर्माण चीन के पश्चिम में जो बर्बर जाति थी हूण, उनके आक्रमण से बचने के लिए सिन हुआंगटी ने की थी। व्याख्या देखते हैं। चीन की पश्चिमी सीमा पर हूण नामक बर्बर जाति के आक्रमण लगातार होते रहते थे। इससे बचने के लिए चिन वंश के सम्राट सिन हुआंगटी ने 2400 किलोमीटर लंबी एक विशाल दीवार का निर्माण करवाया। यह दीवार इतनी चौड़ी थी कि इस पर रथ है वो आसानी से दौड़ सकता था। आज भी आसमान से देखने पर यह दीवार है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी कौन सी थी? तो अब्बासी खलीफाओं की राजधानी वो बगदाद थी। वहीं उमैयद खलीफा की राजधानी पूछा जाए तो वो दमिश्क थी। व्याख्या देखते हैं। खलीफा मुस्लिम धर्म के धर्म प्रमुख होते थे। मोहम्मद साहब के बाद खलीफाओं का प्रमुख स्थान माना जाता है। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी है वो बगदाद थी। वहीं उमैयद खलीफाओं की राजधानी है वो दमिश्क थी। उमैयद खलीफाओं को उखाड़ करके अब्बासी खलीफाओं ने अपना राज्य है वो स्थापित किया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को जेएल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 19 दिसंबर 1946 तक बहस हुई। दूसरे अधिवेशन 20 से 21 जनवरी 1947 में इन उद्देश्य प्रस्तावों को पारित कर लिया गया। मस्तबा क्या है? मस्तबा एक प्रकार की कब्र है जो कि मिस्र में राजसी यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को के शव को रखने के लिए काम में लिया जाता था, जिसे मस्तबा कहा जाता था। व्याख्या देखते हैं। मिस्र की सभ्यता में राजसी लोगों के लिए एक कमरानुमा विशेष कब्र बनाई जाती थी, जिसे मस्तबा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, प्राचीन सभ्यता जिसने बारूद का आविष्कार किया वह कौन सी है? बारूद, कागज़, इन सब का आविष्कार है वो
चीन में किया गया था। व्याख्या देखते हैं। विश्व में चीन की सभ्यता ने सर्वप्रथम कागज और बारूद का आविष्कार किया था। राजकीय पदों पर प्रतियोगी परीक्षा, आज के समय जो हम दे रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनका प्रचलन भी सबसे पहले चीन में हुआ था, जिसका पालन आज भारत में हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, और ये पेपर आरपीएससी द्वारा लिया गया है। बिंबिसार और अजातशत्रु के राज्यकाल में मगध की राजधानी क्या थी? बिंबिसार और अजातशत्रु के समय राजगीर है वो मगध की राजधानी थी। बिंबिसार व अजातशत्रु के समय मगध की राजधानी राजगृह यानी गिरिब्रज थी। इसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने सोन और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया और राजधानी बनाया। मगध की राजधानी चारों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि सामरिक रूप से बहुत ही सुरक्षित जगह थी। इसी कारण इसे गिरिब्रज कहा जाता था, यानी गिरी यानी पर्वतों से घिरा हुआ स्थान। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। नागदशक। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो अक्रमणीय, विलासी और आलसी था, जिसे पुराणों में दशक कहा गया है। इसे एक योग्य अमात्य शिशुनाग ने सत्ता से पदच्युत कर दिया और एक नए वंश अपने नाम शिशुनाग के नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और अपने राज्य की राजधानी गिरिब्रज से वैशाली ले गया। हर्यंक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक आदि महत्वपूर्ण शासक हुए थे और अंतिम शासक है वो नागदशक था। क्वेश्चन नंबर 58, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध धर्म को फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहाँ पर फैलाया था? तो उत्तर ने स्वर्ण भूमि में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। महेंद्र और उसकी बहन ने, संघमित्रा ने, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। रक्षित ने वनवासी में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और महादेव ने महिष मंडल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। व्याख्या देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अनेक विद्वानों को अन्य देशों और राज्यों में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने और उसकी उन्नति में सहायक बनने के लिए। इस क्रम में महारक्षित को उसने यवन देश भेजा, महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, रक्षित को वनवासी भेजा, महादेव को महिष मंडल भेजा, मज्जिम को हिमालय प्रदेश में, धर्मरक्षित को अपरांतक में और सोन और उत्तर को स्वर्ण भूमि में भेजा गया था। अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में किया गया है। व्याख्या देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धर्म महामात्रों की नियुक्ति की और इनका उल्लेख है वो उसके 5वें शिलालेख में किया गया है, जिनका मुख्य कार्य धर्म की रक्षा और धर्म की वृद्धि के साथ साथ धार्मिक लोगों के हितों और उनके सुख के लिए कार्य करना प्रमुख कार्य थी। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक के अतिरिक्त देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला उसका एकमात्र पौत्र दशरथ था। दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। व्याख्या है। अशोक के अलावा उसके पौत्र दशरथ ने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। इसने आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। अशोक ने भी करवाया था, वहीं इसके पुत्र दशरथ ने भी, पौत्र दशरथ ने भी आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 61, सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सारनाथ में अशोक ने करवाया था बौद्ध स्तूप का निर्माण। व्याख्या देखते हैं। अशोक ने सारनाथ में बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। अपने जीवन काल में अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है थुआ या राख का ढेर। बुद्ध शारीरिक व भौतिक अवशेषों को स्तूपों में रखा जाता था। बुद्ध के जो शारीरिक यानी शरीर से संबंधित और भौतिक यानी बुद्ध ने जिन जिन चीज़ों को उपयोग में लिया था वो भौतिक अवशेष है, उनको स्तूपों में रखा जाता है। पिपरवा का बौद्ध स्तूप सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। वहीं सारनाथ के बौद्ध स्तूप, सारनाथ और सांची के बौद्ध स्तूपों का निर्माण है अशोक ने करवाया था। वहीं सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूप है वो पिपरवा का है। क्वेश्चन नंबर 62, पतंजलि किस शुंग शासक का पुरोहित था? पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति
पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र का पुरोहित पतंजलि था, जो सुप्रसिद्ध प्रखंड विद्वान व्याकरणाचार्य था, जिसने महाभाष्य की रचना की थी। और पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ 2 बार किया था, उसका पतंजलि है, वो 2 बार पुरोहित था। क्वेश्चन नंबर 63, एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उसके रचयिता है, उनको सुमेलित करना है। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना है वो हाल ने की थी, जो कि सातवाहन वंश के विद्वान शासक थे, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। मृच्छकटिकम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की खिलौना गाड़ी, इसकी रचना की थी शूद्रक ने। नागानंद की रचना है सम्राट हर्षवर्धन ने की थी। वहीं कादंबरी की रचना है वो सम्राट हर्षवर्धन के राज्य कवि या दरबारी बाणभट्ट ने की थी। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 डी ऑप्शन राइट होगा। व्याख्या देखते हैं। हाल ने गाथा सप्तशती, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी और हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली की। विशिष्ट सिद्धांत ने एक वर्ष को 366 दिन के स्थान पर कितने दिन का कर दिया? 365 से 1/4 दिन का, यानी 365.25 दिन का। व्याख्या देखते हैं। विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार एक वर्ष में 365 से 1/4 यानी 365 दिन बताए, जो परिशुद्ध यानी बहुत ही उत्तम कोटि की गणना थी। इसके अलावा यूनानी, रोमन आदि सभ्यताओं में 360 से लेकर के 366 दिन को एक वर्ष माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 65 है। प्रतिहार शासक जिसने मेदांतक यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था, मेड़ता को राजधानी बनाने वाले थे नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है वो वास्तव में नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। वैसे इसका आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी मेदांतक को बनाया यानी मेड़ता को बनाया। ये एक साम्राज्यवादी शासक था। कंबुज के अंगोरवाट मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कंबोज के अंकोरवाट का सूर्य मंदिर है वो सूर्यवर्मा सेकंड के समय बनाया गया था। सूर्यवर्मा सेकंड के समय। व्याख्या देखते हैं। कंबोज के अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो दक्षिण पूर्व एशिया की कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी खाई है। मंदिर की प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर पौराणिक चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है, यानी महाभारत और रामायण के चित्रों को उकेरा गया है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहमिहिर रचित नहीं है? वराहमिहिर ने व्रत संहिता, व्रत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की थी और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया था। तो पंच सिद्धांतिका, व्रत विवाह पटल, व्रत जातक, इनकी रचना है वो वराहमिहिर ने की थी। लेकिन 10 गीतिका सूत्र की रचना है वो आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68। आर.सी. मजूमदार के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो आर.सी. मजूमदार के अनुसार है वो 8वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य की उत्पत्ति हुई थी। व्याख्या है। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार 8वीं शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा और मलेशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय हुआ था। शैलेंद्र शासक ने बोध गया में एक विहार का निर्माण करवाया था। इन द्वीपों पर हिंदू व बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 है एसर्शन और रीजन का। एसर्शन है अकबर ने तहसाला पद्धति को 1580 में लागू किया। रीजन है 1580 के बाद उसके संपूर्ण साम्राज्य में तहसाला व्यवस्था ही लागू थी। तो एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बी ऑप्शन राइट है। व्याख्या है। अकबर ने विगत 10 वर्षों की कृषि उत्पादन कीमतों का औसत विवरण 1580 में तहसाला पद्धति
के रूप में शुरू किया, जो कि उसके संपूर्ण मुगल साम्राज्य में लागू किया गया। और ये कार्य है वो टोडरमल, जो कि उसका राजस्व अधिकारी माना जाता है, उसके नेतृत्व में ये योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नांकित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसी नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि है वो अबुल हसन को प्रदान की थी। मुगल काल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के शासनकाल में देखने को मिलता है। उन्होंने मंसूर को नादिर उल अस्तर, अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। मंसूर पशु पक्षियों के चित्रों में महारत रखता था। अबुल हसन ने चिनार के पेड़ पर लटकती गिलहरियों का चित्र भी बनाया था। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? भारत से उस समय मुगल काल में सबसे अधिक निर्यात है वो सूती वस्त्रों का किया जाता था। व्याख्या है, भारत से सूती वस्त्रों का निर्यात अधिक होता था। भारत का सूती वस्त्र यूरोपीय देशों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसके अलावा भारत से नील, सोरा, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, जड़ी बूटियों का भी निर्यात किया जाता था, लेकिन ये सीमित मात्रा में होता था। सर्वाधिक निर्यात है वो सूती वस्त्र का होता था। उस काल में इन वस्तुओं के बदले भारत में सोना आयात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 72, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं या रचनाएं। बदायूनी ने मुंतखब उत्वारी की रचना की थी। मोतमिद खान ने शाहजहां के समय इकबालनामा ए जहांगीरी की रचना की थी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने पादशाहनामा की रचना की थी शाहजहां के समय। अहमद यादगार ने तारीख शाही की रचना की थी। व्याख्या देखते हैं, ये सभी मध्यकालीन लेखक हैं जिन्होंने कई ऐतिहासिक कृतियों की रचना की थी। बदायूनी जो अकबर के समय इतिहासकार था, उसने मुंतखब उत्वारीक, मोतमिद खान ने इकबालनामा ए जहांगीरी, लाहौरी ने पादशाहनामा और अहमद यादगार ने तारीख शाही की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? 2 बार गद्दी पर बैठने वाला दूसरा मुगल शासक हुमायूं था। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में उसका राज तिलक हुआ, यानी राज्याभिषेक किया गया। 1540 में अफगान शासक शेरशाह सूरी से परास्त होकर के वो ईरान भाग गया। इसके बाद में उसने वापस धीरे धीरे शक्ति संगठित की और 1555 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता हथियाने में दूसरी बार कामयाब हो गया। ये उसका दूसरी बार राज सिंहासन प्राप्ति था, यानी दूसरी बार ये गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 74, हुमायूं व खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाला ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद और इसका मुख्य शिल्पी है वो उस्ताद ईसा था। व्याख्या देखते हैं, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा स्थित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी था और मुख्य मिस्त्री है वो ईसा खां था। अहमद लाहौरी को नादिरुल असरार की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को माना जाता है। औरंगाबाद में रबिया उद दुर्रानी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल और ताजमहल की फूड नकल भी माना जाता है। राजस्थान में जसवंतथड़े को राजस्थान का ताजमहल माना जाता है, जिसका निर्माण है वो जसवंत सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 75, मुगल काल में सुखेत मंडी किस लिए प्रसिद्ध थी? मुगल काल में सुखेत मंडी है वो नील उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। मुगल काल में सुखेत मंडी नील उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। मुगल काल में बयाना जो कि राजस्थान में है भरतपुर में, सरखेज जो कि गुजरात में है और मालवा ये महत्वपूर्ण नील उत्पादक क्षेत्र थी। यहाँ नील की विश्व भर में प्रसिद्ध उपज यानी पैदावार होती थी। क्वेश्चन नंबर 76, अलतमगा जागीर देने का चलन है वो जहांगीर ने शुरू किया था। अलतमगा जागीर जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई ये तैमूरी परंपरा पर आधारित थी। ये विशेष शाही कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्ति को वंशानुगत रूप से दी जाती थी, यानी एक बार जिसको दे दी उसकी वंश परंपरा पोते पड़पोते तक उसको दी जाती रहती थी। इसी विशेष परिस्थिति में शाही आदेश द्वारा रद्द किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 77, दीवान वजीरात कुल नाम के नए पद का गठन है वो किसने किया था? तो ये पद है वो वजीर के प्रभाव को कम करने के लिए अकबर ने किया था। अकबर ने इस पद की स्थापना अपने शासनकाल के 8वें वर्ष वकील के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए की थी। इसे वजीर भी कहा जाता था। ये वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
वित्त एवं राजस्व के अलावा इसका अन्य विभागों पर भी प्रभाव था। ये सम्राट और अधिकारियों के बीच की कड़ी था। वकील की तरह शक्तिशाली न हो जाए इसलिए इसकी नियुक्ति वित्तीय योग्यता के अनुसार की जाती थी, न कि सैनिक उपलब्धियों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 78, द ग्रेट फर्म थियरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल अम्पायर के लेखक है कैरन लियोनार्ड, जो कि फ्रांस के लेखक है। फ्रांस का लेखक कैरन लियोनार्ड ने इसे लिखा था। इसमें मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो भी उत्तरदायी कारण थे उनके बारे में व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 79, नूरजहां मूलतः निवासी थी। नूरजहां है वो ईरान की निवासी थी। क्या देखते हैं, नौकरी की तलाश में फारस से आए गयास बेग और बेगम अस्मत की पुत्री का नाम है वो नूरजहां यानी मेहरुनिसा था। इसका जन्म यात्रा के दौरान हुआ। बड़ी होने पर इसका विवाह शेर अफगान से कर दिया गया, लेकिन शेर अफगान की मृत्यु हो जाने पर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने इससे विवाह कर लिया और नूरजहां की उपाधि प्रदान की, और इसने नूरजहां जुंटा का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 80, संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है वो पुहार था। व्याख्या देखते हैं, संगम काल के पुहार एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और ये चोलों की तटीय राजधानी थी। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। संगम काल में उरेयूर, जो कि कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र और चोलों की दूसरी राजधानी था। मदुरई जो कि पांड्यों की राजधानी थी, यह भी एक बंदरगाह था। मुजिरिस जो कि चेरों का बंदरगाह था। कोरकई पांड्यों की तटीय राजधानी थी। ये सभी बंदरगाही नगर थे। क्वेश्चन नंबर 81, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत में 1857 की क्रांति के बाद में ये एक्ट लागू किया गया और इसके एक्ट के लागू होते ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। व्याख्या देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत से कंपनी का शासन समाप्त होकर क्राउन के अधीन आ गया, यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। शासन संचालन क्राउन के प्रतिनिधि वे ब्रिटिश सरकार के सदस्य करेंगे। इस कानून के तहत ये तय किया गया था। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ उनके साथ में क्या हुआ था वो बताना है। लक्ष्मीबाई है वो युद्ध करते हुए मारी गई थी जनरल ह्यूरोज के साथ। तांत्या टोपे को नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका द्वारा धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई थी। नाना साहब ये नेपाल भाग गए थे और बाद में इनका कोई पता नहीं चला था। बहादुर शाह को म्यांमार के रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ पर उन्हें कैद रखा गया था रंगून की जेल में। उसके ऊपर एक गीत भी आ चुका है, मेरे पिया गए रंगून, और फिल्में भी बन चुकी है इस पर। बहादुर शाह जफर के नाम उपनाम से ये कविता लिखा करते थे। ये बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह प्रथम है वो औरंगजेब का पुत्र था, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 ईस्वी में अंतिम अंग्रेजी इतिहासकार हुए एक मार्शल। उन्होंने कहा था कि ये बहादुर शाह प्रथम अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में थोड़े बहुत अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर युद्ध किया, जिसमें अंतिम रूप से लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए मारी गई। नाना साहब हार करके नेपाल भाग गए। तांत्या टोपे को मित्र ने पकड़वा दिया, मानसिंह नरूका ने, और बाद में इनको फांसी दे दी गई। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया और इनके साथ में इनके 3 पुत्रों को भी पकड़ा गया, जिन्हें वहीं पर गोली से मार दिया गया था। और इन्हें बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को रंगून म्यांमार का निर्वासित कर दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने लिखा था कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे 2 गज ज़मीन भी कब्र के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई थी। क्वेश्चन नंबर 83, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व है वो खान बहादुर खान ने किया था। इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। झुमका गिरा रे बरेली की खान में।
रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। कालांतर में इन्हें पकड़ करके फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 84, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विद्रोह है और दूसरी तरफ उनका टाइम है। सन्यासी विद्रोह है वो 1763 से 1800 के दौरान हुआ था। ओडिशा के जमींदारों का विद्रोह है 1804 से 1817 के दौरान हुआ था। आंध्र प्रदेश के जमींदारों यानी तालुकेदारों का विद्रोह है 1801 से 1805 के दरमियान हुआ था। अलीगढ़ के तालुकेदारों का विद्रोह है 1814 से 1817 के दरमियान हुआ था। वह क्या देखते हैं, अंग्रेजी काल में भारत में अनेक जनजाति व किसान आंदोलन हुए जिनके पीछे आर्थिक कारण मौजूद थी और अंग्रेजों की गलत नीतियाँ जिम्मेदार रही थी। इनके द्वारा राजस्व में बढ़ोतरी के कारण किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन किया। वहीं दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत जनजातियों के अधिकारों जो कि जंगल जल जमीन का उपयोग करते थे उनको छीनने के कारण जनजातियों ने आंदोलन किए थे। क्वेश्चन नंबर 85 एसरसन और रीजन का है। एसरसन है 1857 की क्रांति असफल रही। एसरसन सत्य है। रीजन है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदारों राजाओं व भू स्वामियों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रतिरोध सफल नहीं हो सकता था। रीजन भी सत्य है और रीजन है वो ठीक तरीके से एसरसन की व्याख्या करता है। व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति अंग्रेजों की पीड़ादायक और अमानवीय नीतियों के खिलाफ एक विद्रोह था, लेकिन शक्तिशाली शासकों पटियाला ग्वालियर राजस्थान के सभी शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। दक्षिण भारत में क्रांति है वो बिल्कुल ही नगण्य थी। आम जनता की न्यून साझेदारी रही थी और विद्रोहियों में एकता का अभाव होने के कारण यह वो पूरी तरह से असफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को इन्होंने अस्वीकार किया था। विधवा विवाह का इन्होंने विरोध नहीं किया था। विधवा विवाह को इन्होंने स्वीकृति दी थी। मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अंतर्जातीय विवाहों को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो असत्य है। विधवा विवाह को इन्होंने विरोध नहीं, इनको मतलब स्वीकृति दी थी। व्याख्या देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिन्होंने मूर्ति पूजा, सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पलायनवाद का विरोध किया। वहीं विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता प्रदान की। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इनमें से शिवदयाल शास्त्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। व्याख्या देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत अनेक संस्थाओं का गठन हुआ, जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का कार्य किया। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज का स्थापना की। 1866 ईस्वी में इसमें प्रथम विभाजन हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे आदि ब्रह्म समाज का। वहीं केशव चंद्र सेन के नेतृत्व के दल को भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। शिवदयाल साहब व तुलसीबाई आगरा ने 1861 ईस्वी में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। आगरा में मुख्यालय स्थापित किया और 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 88 कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वो विलियम जोन्स ने की थी। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। यह भारत की प्राचीन संस्कृति से विशेष रूप से प्रभावित थी, इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति का अध्ययन करने के लिए इस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष अपने संविधान को अंगीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1899 ईस्वी में अपने संविधान को अंगीकार किया था। उदारवादी नेता आर.सी. दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में 1899 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान को अंगीकार कर लिया। इसके अनुसार अब संवैधानिक सुधारों के लिए प्रयास करना अपना लक्ष्य घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। हंटर कमीशन 1882-83 में आया था। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1858 में आकर के 1817 ईस्वी में आया था। और हार्टोंग शिक्षा समिति है वो 1929 में आई थी। 1917 में आया था ये सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी सरकार ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए आधे अधूरे या बेमन से 1813 ईस्वी में प्रयास है वो शुरू किए। इसके बाद समय समय पर शिक्षा कमीशन और समितियों का गठन किया गया। उनमें
1835 में मैकाले घोषणा पत्र, 1854 में वुड डिस्पैच जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, 1882 में हंटर कमीशन जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए था, 1902 में रेले कमीशन जो कि लॉर्ड कर्जन के समय आया था, 1917 में सैडलर आयोग जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं थी उनका अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था, 1929 में हार्टोंग समिति और 1937 में वर्धा योजना जो कि गांधी जी के पत्र पर आधारित थी, 1944 में सार्जेंट योजना आदि ने शिक्षा के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 91, होम रूल आंदोलन चलाने वाली लीगों की संख्या कितनी थी? 2 थी, एक एनी बेसेंट की थी और एक तिलक की थी। व्याख्या देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 को तिलक ने की, वहीं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट है वो आयरिश महिला थी। अतः भारत में होम रूल आंदोलन के लिए 2 लीगों का गठन किया गया जिनका उद्देश्य भारत में राजनीतिक चेतना को जागृत करना था। एनी बेसेंट की लीग ने संपूर्ण भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज की और आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया। यानी इसी एनी बेसेंट की लीग का कार्य क्षेत्र है वो राष्ट्रीय था, वहीं तिलक की लीग का कार्य क्षेत्र है वो क्षेत्रीय था, क्योंकि ये महाराष्ट्र और थोड़े बहुत क्षेत्रों में ही सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 92, और एनी बेसेंट की लीग है वो तिलक के क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में थी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल था? तो उस समय वो डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। व्याख्या देखते हैं। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ, जो कि पहले पुणे में आयोजित होना तय हुआ था, लेकिन पुणे में चेचक की महामारी फैल जाने के कारण वहाँ से इसे मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की, यानी प्रथम अध्यक्ष है वो इसके कांग्रेस के व्योमेश चंद्र WC बनर्जी थे। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत का गवर्नर था। कांग्रेस का संस्थापक एओ हुम था, जो कि ये सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 93, बंगाल में 1818 में सबसे पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम है वो क्या था? तो वो था दिग्दर्शन। अप्रैल 1818 मार्च में द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका को प्रकाशन किया। जेम्स सिल्क बकिंगम ने प्रेस को आधुनिक रूप प्रदान किया। वहीं राजा राम मोहन राय इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो कि पारसी भाषा में था को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिकी इन्होंने 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। और भारत का प्रथम अखबार है वो बंगाल गजट था, लेकिन बंगाल में 1818 में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला 1818 की बात की है तो 1818 में सबसे पहले है वो दिग्दर्शन प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में था और इसी समय बंग भंग हुआ था, और बंग भंग को देखते हुए स्वदेशी का प्रस्ताव है वो 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। व्याख्या देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इस आंदोलन के तहत स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी वस्त्रों पर जोर दिया गया। इस आंदोलन में सर्वप्रथम महिलाओं ने घरों से बाहर निकासी की थी। क्वेश्चन नंबर 95, ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोग में से सबसे कम अवधि तक है वो मार्लियामेंटो सुधार चला था 1909 वाला। इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 1909 वाला मार्लियामेंटो एक्ट। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चार्टर व अधिनियम पारित किए। 1909 का अधिनियम जो कि मार्लियामेंटो है 10 वर्ष के लिए रहा था और ये सबसे कम समय तक रहा था। इसके तहत ब्रिटिश भारत में मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया। इसे मार्लियामेंटो अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय भारत सचिव है मार्ले थे और गवर्नर है वो लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 96, पिएता क्या है? पिएता है वो माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। व्याख्या देखते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई 2 मूर्तियों में से एक मूर्ति पिएता थी, जिसे सेंट पीटर गिरजाघर के द्वार पर स्थापित किया गया था। एंजेलो द्वारा निर्मित दूसरी मूर्ति डेविड की मूर्ति जो विश्वविख्यात है। इस काल यानी पुनर्जागरण काल में ये हुआ था। लोरेंजो गिबर्ती और दोनातेलो जैसे अन्य मूर्तिकार भी थे, जिन्होंने धर्मेतर यानी धर्म के अलावा, धर्म से इतर, धर्म से बढ़कर मूर्तियों का निर्माण किया। इसी परंपरा को रोबिया और वेरो क्लियो ने भी आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 97, जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन सिद्धांत का प्रतिपादन है वो मार्टिन लूथर ने किया था, जो कि जर्मनी के धर्म सुधारक थे। ईश्वर पर
व्याख्या देखते हैं। ईश्वर पर विश्वास आधारित सिद्धांत को मार्टिन लूथर ने दिया था जब पोप द्वारा पोप मोचन पत्रों की बिक्री की गई थी। उस समय जर्मनी में टेटजेल ने पाप मोचन पत्रों की बिक्री की और उसका विरोध है वो मार्टिन लूथर ने किया और उसने सितंबर टेस्टामेंट और 95 थीसिस ये पर्चे बांटे थे मार्टिन लूथर ने इसके विरोध में। स्वर्ग में जाने की बात कही तो लूथर ने इसका विरोध किया और पाप मोचन पत्रों के स्थान पर ईश्वर में आस्था प्रकट करने के लिए इन्होंने जनता को कहा था। क्वेश्चन नंबर 98, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम है वो जे ब्लांकी ने किया था। व्याख्या देखते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के समाजवादी नेता लुई ब्लांकी ने किया था। औद्योगिक क्रांति विश्व में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और शुरुआत है वो इसकी वस्त्र उद्योग से हुई थी। फिशर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 1769 से आर्कराइट द्वारा आविष्कृत वाटर फ्रेम से मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, बोस्टन टी पार्टी की घटना है वो 1773 में हुई थी जो कि अमेरिका में हुई थी, बोस्टन के बंदरगाह पर, जब चाय से भरी हुई 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया था सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों को संतुष्ट करते हुए चाय के अलावा टाउनशेंड शुल्कों को हटा दिया जो कि टाउनशेंड ने लगाए थे। अमेरिकियों ने इसका विरोध किया क्योंकि अमेरिकी किसी प्रकार का कर नहीं देना चाहते थे और विरोध स्वरूप सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को कुल्लियों के वेश बनाकर उपनिवेशवासियों ने बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाज जिस पर 340 चाय की पेटियाँ थी उनको समुद्र में फेंक दिया और इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदे को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? तो जेफरसन थे, फ्रैंकलिन थे, जॉर्ज वाशिंगटन नहीं थे और सरमन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी सेना के प्रमुख सैनिक जनरल थे। अमेरिकी सेना का नेतृत्व है जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। व्याख्या देखते हैं। 4 जुलाई 1776 को 13 अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को एक समिति ने तैयार किया था जिसके 5 सदस्य थे, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर सरमन और रॉबर्ट लिविंगस्टोन। थॉमस जेफरसन है वो इसके अध्यक्ष थे। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? टेनिस कोर्ट की शपथ है वो 20 जून 1789 को ली गई थी। व्याख्या देखते हैं। एस्टेट जनरल का अधिवेशन 175 वर्षों के बाद, इससे पहले 1614 में हुआ था। ये हुआ था 5 मई 1789 को वर्साई के राजमहल में राजा ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। इसमें तीनों एस्टेट यानी तीनों वर्गों के एक मत का अधिकार था, लेकिन थर्ड एस्टेट ने यह मांग की कि जितने सदस्य इतने मत होने चाहिए। प्रतिनिधि संयुक्त बैठक और प्रत्येक प्रतिनिधि के मतदाता के पक्ष में थे, इसलिए 17 जून को 30 वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और 20 जून को सभा कक्ष बंद कर दिया। तो पास में टेनिस कोर्ट की जगह पर जाकर के इन्होंने 30 वर्ग ने एकत्रित हो गए और यहीं पर इन्होंने टेनिस कोर्ट की शपथ ली कि जब तक हमें संवैधानिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे, मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो 17 जून को इन्होंने राष्ट्रीय सभा घोषित किया और 20 जून को 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ ली। फांसीवाद किस पर बल देता है? फांसीवाद है वो राज्य की शक्तिमानता पर बल देता है और फांसीवाद है वो इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में इसका उदय हुआ था। व्याख्या देखते हैं। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय हुआ जिसमें राज्य की शक्तिशाली होने पर बल दिया गया। यह साम्यवाद के विरोध में था। इसी सिद्धांत पर जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर के नेतृत्व में मुसोलिनी ने राज्य को ही सबसे ऊपर यानी सर्वोपरि माना था। क्वेश्चन नंबर 103, फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुख आंदोलन बताया? तो ये बताया था J.F. हार्डर ने। व्याख्या देखते हैं। हार्डर जर्मनी के दार्शनिक थे जो फ्रांस की क्रांति को मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। उनके अनुसार मानव अधिकारों का प्रयोग या मानव अधिकारों के लिए क्रांति हुई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता फ्रांस की क्रांति के आदर्श थे। यानी फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग है वो सबसे अधिक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 104, 1921-22 का वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? यह है नौसेना के निशस्त्रीकरण से। क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं।
नौसैनिक होड़ को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका की पहल पर 1922 में प्रमुख नौसैनिक शक्तियों का वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और जापान की नौसैनिक शक्तियों को 5:5:3 यानी अमेरिका और इंग्लैंड की बराबर रहेगी, वहीं जापान की कम रहेगी, निश्चित की गई। 1922 के बाद जापान में जबरदस्त सैन्यवाद का प्रसार हुआ, क्योंकि इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जापानी राष्ट्रवाद को असंतुष्ट करने वाले थे। इस सम्मेलन के बाद में जापान में राष्ट्रवाद है वो असंतुष्ट हो गया और वहाँ पर सैन्यवाद विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? तो चैम्बरलेन ने 1940 में त्यागपत्र दिया था। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने विपक्ष के नेता चर्चिल ने जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया, जिस कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और बाद में चर्चिल है वो प्रधानमंत्री बना। इसी को द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता। इसी आरोपों से क्षुब्ध प्रधानमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया, यानी चैम्बरलेन ने, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चर्चिल है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। क्वेश्चन नंबर 106, हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि उसे सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। क्या देखते हैं। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस व जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर आपस में बांट लिया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जैसे ही जर्मनी ने आक्रमण किया, वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन 1941 में जर्मनी ने संपूर्ण पोलैंड को प्राप्त करना चाहा, जिससे उसका सुरक्षा घेरा है वो और अधिक मजबूत हो जाए। इसी कारण जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक यानी संगठनकर्ता है वो मैजीनी था। 1831 ईस्वी में मैजीनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैजीनी को इटली का एकीकरण आंदोलन में संत कहा जाता है। गणतंत्रवादी इस संस्था का नारा था ईश्वर और जनता। क्वेश्चन नंबर 108, किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा था? तो बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी फ्रेंच फर्डिनेंड में राजकुमार की हत्या हो गई थी। फ्रेंच फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी हर्जेगोविना में। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड और उसकी पत्नी 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो पहुंचे और वहां पर क्रांतिकारी संगठन था एक काला हाथ, उसका सदस्य था गैवरिलो प्रिंसिप। उसने इनकी हत्या कर दी गोली मार करके। इस घटना के बाद 1 माह बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी और प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और वहीं द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 की पेरिस की संधि के माध्यम से यूरोपीय शक्तियों ने क्या क्या किया था? तो यूरोप के राजवंशों को उनके पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। नेपोलियन पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित किया गया, ये कथन सत्य है। यूरोप की विभिन्न कौमों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का ध्यान भी रखा गया था और क्रांति के विचारों के प्रभावों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। लेकिन यूरोप के जो राजवंश थे उनके पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया था। क्या देखते हैं। 1815 ईस्वी में यूरोपियन शक्तियों ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद वाटरलू के युद्ध में अंतिम रूप से हराया था। के बाद पेरिस संधि के माध्यम से बोनापार्ट यानी नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा विजित राष्ट्रों के राजवंशों की सत्ता को पुनर्स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 110, वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः किस प्रकार स्वीकृत था? तो यह है 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यवाद सिद्धांत और व्यवहार में स्वीकृत हो गया था। क्या देखते हैं। व्यापार वाणिज्य को नियमित करके अधिकाधिक सोना चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यवादी नीति कहा जाता है। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा 1776 में प्रकाशित किया था। वाणिज्यवाद में 3G यानी 3G दिया गया, गोल्ड, गौरव और गॉड को प्रमुखता दी गई है। इस 3G कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई थी? पल्लव वंश को अंततः चोलों ने नष्ट किया था। पल्लव वंश को सर्वप्रथम चोलों ने पूर्णतः पराजित कर समाप्त किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 112, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये राजराज प्रथम चोल के शासनकाल में हुआ था। यह क्या है। वृद्धेश्वर मंदिर का तंजौर में निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। यह भारत का सबसे विशाल मंदिर है। इसमें काले ग्रेनाइट का शिवलिंग स्थापित है और नागर शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यह मंदिर माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 113 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर नहीं लड़ा गया था? तो मुदगी, अलीवाल, फिरोज शाह यहाँ पर लड़ा गया था, लेकिन चिलियावाला में नहीं लड़ा गया। चिलियावाला में दूसरा आंग्ल में सिख युद्ध लड़ाया गया था। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजों में सिखों के मध्य 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल और लॉर्ड गफेव इस समय युद्ध का प्रधान सेनापति था। अंग्रेजों से मुदगी, फिरोजा, अलीवाल, सबरव नामक स्थानों पर युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुई तथा लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को करनी पड़ी थी सिखों को। ये रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1809 में, उसके बाद की घटना है। क्वेश्चन नंबर 114 है, जून 1665 की पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? तो ये हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। व्याख्या देखते हैं। जून 1665 में पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी को 35 किलों में से 23 किले देने पड़े और 12 किले अपने पास रखे थे। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया और उचित जागीर देना स्वीकार किया। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता शिवाजी है वो दे देंगे, ऐसा शिवाजी ने वादा किया था मुगलों से, मिर्जा राजा जयसिंह से। बाद में औरंगजेब है वो ये वचन नहीं निभा पाता है और शिवाजी वापस मुगलों के शत्रु बन जाते हैं, कट्टर शत्रु। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना इरविन को दी थी, कथन सत्य है। नमक यात्राएं देश में अन्य स्तरों पर भी आयोजित की गई, कथन सत्य है। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर समाप्त की थी, कथन सत्य है। गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से प्रारंभ की थी, ये गलत है। गांधी जी ने नमक यात्रा है वो साबरमती से प्रारंभ की और दांडी में समाप्त की थी। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा यानी नमक सत्याग्रह शुरू किया, दांडी मार्च की शुरुआत की और 24 दिन की लंबी अवधि के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को एक मुट्ठी नमक अपने हाथ में लिया और नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 116, स्वयं को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहने वाला कौन था? तो वो था चौधरी रहमत अली। व्याख्या देखते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर चौधरी रहमत अली ने अपने एक रिसर्च पेपर में पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया, इसलिए पाकिस्तान शब्द का जनक रहमत अली को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? वो हुई थी बलिया में, उत्तर प्रदेश के बलिया में, और सबसे लंबे समय तक 17 की सरकार है वो चली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित कर दी गई। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। वहीं बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार की स्थापना हुई और सातारा में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं भी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जो कि सबसे लंबे समय तक यानी 1945 तक ये सरकार चली थी। 1942 से 1945 तक 3 साल तक। क्वेश्चन नंबर 118 है, 10 days that shook the world, रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है जेम्स रीड, जो कि अमेरिकी पत्रकार था। अमेरिकी पत्रकार जो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी उस समय रूस में मौजूद था। उसने क्रांति का आंखों देखा वर्णन अपनी पुस्तक 10 days that shook the world में 1919 में, जो कि प्रकाशित हुई थी, उसमें लिखा था। लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति संपन्न हुई थी और गोर की टॉल्स्टॉय जैसे साहित्यकारों का इस क्रांति में विशेष रूप से योगदान रहा था। क्वेश्चन नंबर 119 है, लीग ऑफ नेशंस के विषय में कौन सा कथन है वो असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, 1919 के शांति समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ये कथन सत्य है। ये लगभग पूर्णतः विफल रही थी, ये कथन सत्य है। ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच एलैंड द्वीप को लेकर चल रहे विवाद को भी सुलझा नहीं सकते, ये विवाद इसने सुलझा लिया था। एकमात्र यही कार्य ये संस्था कर पाई थी, लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रसंघ, जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य न बनने के कारण ये अपने वास्तविक अर्थ से वंचित रह गई थी, तो ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी है वो असत्य है। फिर क्या देखते हैं, राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साई संधि के परिणामस्वरूप 10 जनवरी 1920 को हुई थी। अमेरिका इस संगठन का सदस्य न होने के कारण असफल हुआ था ये संगठन। राष्ट्रसंघ ने फिनलैंड और स्वीडन के मध्य जो एलैंड द्वीप का विवाद था उसको एकमात्र सुलझाया था। क्वेश्चन नंबर 120, माओ से तुंग के ऐतिहासिक महाअभियान की अवधि थी,
ये साम्यवादी नेता था जिसने 16 अक्टूबर 1934 से 10 अक्टूबर 1935 के दौरान ये महाअभियान किया था। व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 1934 से अक्टूबर 1935 के मध्य क्यांग्सी प्रांत को छोड़कर रूसी प्रांत की ओर जाने का साम्यवादियों का महाअभियान इतिहास प्रसिद्ध महाप्रस्थान कहलाता है। माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में यह अभियान किया गया, जिसमें 1 लाख लोग शुरुआत में शामिल हुए थे, लेकिन अंतिम स्थान तक पहुँचते केवल 20,000 लोग ही जिंदा बच पाए थे। बाकी 80,000 लोग इस अभियान के दौरान मौत के मुंह में चले गए थे। तो मित्रों, ये इतिहास फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2013 का पेपर था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।